अभी तक आपने बालक नरेंद्रनाथ का बालपन, उनका नटखट स्वभाव, चंचल परंतु भावुक हृदय और प्रखर बुद्धिमत्ता के बारे में जाना। उनकी स्वाभाविक नेतृत्व कला, उपस्थित बुद्धि, निर्भीकता तथा तर्क संगत विचार के सभी कायल थे। उनका मन सैकड़ों सुंदर कल्पनाओं से पूर्ण था। हृदय स्नेह सिक्त, बुद्धि कुशाग्र, साहस अमित, अचिंतनीय उद्भावनी शक्ति, कार्यक्षमता असीम और उत्साह अदम्य था। और सबसे बढ़कर थी उनकी ईश्वर के प्रति उन्मुखता। जन्म से ही थे वे ध्यान सिद्ध। पूजा, प्रार्थना, आत्मानुसंधान में बचपन से ही उनकी रुचि और अधिकार थे। इस अनन्य असाधारण महापुरुष के जीवन का अनुध्यान करने से हम लोग देखेंगे कि ये सारी बातें अतिरंजित नहीं बल्कि सत्य की तुलना में बहुत कम हैं। उम्र के 6ठे वर्ष में प्रवेश करते ही बालक नरेंद्र का विद्याभ्यास प्रारंभ हुआ। पाठशाला जाने के पहले दत्तवंश के कुलपुरोहित ने आकर नियमानुसार पूजा अर्चना कर नरेंद्र को पहला पाठ पढ़ाया। सरकंडे की कलम को दूध में डुबोकर स्लेट पर बंगला भाषा का पहला अक्षर अ लिखवाया और कहा, कहो बेटा अ। और ये है आ। हो गया विद्यारंभ। दूसरे दिन से नरेंद्र धोती पहनकर सरकंडे की कलम और रस्सी बंधी दवात लेकर पाठशाला जाने लगे, पर ज्यादा दिन जाना नहीं हुआ। माता पिता ने गौर किया कि नरेन पाठशाला के साथियों से गलत भाषा सीख रहा है। उसके तौर तरीके भी बदलने लगे। स्कूल में हर सामाजिक स्तर के बच्चे पढ़ने आते हैं। उनकी बातचीत, बोलचाल भी सब नए ढंग के होते हैं। सो माता पिता ने उन्हें और इस प्रकार के विद्यालय में रखना उचित नहीं समझा। घर पर ही एक कमरे में छोटी मोटी पाठशाला खोलकर वहां गुरुजी के हाथों अपने पुत्र को समर्पित कर दिया। इस नई पाठशाला में कई रिश्तेदारों के बच्चे भी पढ़ने आने लगे, इसलिए नरेंद्र को दोस्तों की कमी नहीं हुई। पर पाठशाला में पढ़ने के बावजूद मां के निकट नरेंद्र जो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे वो बंद नहीं हुआ। बेटा, तुम गुरुजी से बंगला तो सीख ही रहे हो, पर आज से मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना भी सिखाऊंगी। क्यों माँ? भाषा सीखना तो अच्छी बात है। अंग्रेजी राजभाषा है, उसे सीखना भी जरूरी है। फिर दूसरे प्रांत के लोगों से बातचीत करने में ये भाषा काम आएंगी। ये कौन सी किताब है माँ? ये प्यारी चरण सरकार का लिखा अंग्रेजी का फर्स्ट बुक है। नरेंद्रनाथ के पढ़ने का एक अपना ही ढंग था। अध्यापक महोदय बगल में बैठकर पाठ पढ़ जाते और नरेंद्र आंखें मूंद कर लेटे लेटे उसे सुनते और इसी तरह सुन सुनकर उन्हें पाठ याद हो जाता। उन दिनों उनके एक बुजुर्ग रिश्तेदार नृसिंह दत्त अपने पुत्र रामचंद्र दत्त के साथ नरेंद्रनाथ के घर में रहते थे। रात में नरेंद्र नृसिंह दत्त के साथ ही सोया करते थे। वृद्ध दत्त महोदय को संस्कृत का अच्छा ज्ञान था और उनकी धारणा थी कि कठिन विषयों को बचपन में सिखाने से बच्चे उन्हें आसानी से याद कर लेते हैं। सो वे रोज रात को नरेंद्र से बातें किया करते थे और उन्हें उनकी वंशावली, संस्कृत के श्लोक तथा स्रोत और संस्कृत व्याकरण के सूत्रों को याद करवाते थे। इस तरह नरेंद्र को बचपन में ही संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का ज्ञान हो गया था। वे टूटी फूटी अंग्रेजी और संस्कृत भी बोलने लगे थे और बांग्ला तो उनकी मातृभाषा थी ही। सन 1871 में जब वे 8 वर्ष के थे, उन्हें ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा स्थापित मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में भर्ती करा दिया गया। विद्यालय के शिक्षकगण एवं एक एक करके सभी उनकी बुद्धिमत्ता से उनकी ओर आकृष्ट हुए। पर एक दिन कठिन समस्या उठ खड़ी हुई। नरेंद्र ने अचानक अंग्रेजी भाषा सीखने से मना कर दिया। सभी लोगों ने बहुत समझाया कि आजकल अंग्रेजी सीखना आवश्यक है, नहीं सीखने से काम नहीं चलता। यहाँ तक कि वृद्ध नरसिंह दत्त महाशय ने भी समझाया, पर नरेंद्र की प्रतिज्ञा नहीं टली। इस तरह कुछ दिन चलता रहा। अंततः उन्होंने दत्त महाशय की बात मान ली और नए उत्साह से अंग्रेजी भाषा सीखने लगे। इतिहास और संस्कृत भी उनका प्रिय विषय रहा, पर गणित के प्रति वे विरक्त थे।
उनके पिता ने इसे सहज रूप से लिया और कहने लगे, ठीक है, अगर बिले को गणित में रुचि नहीं तो ना सही, ये तो बनियों के दुकानों में काम आने वाला विषय है। बिले क्या पंसारी की दुकान खोलकर दाल चावल बेचेगा? खेलकूद के प्रति नरेंद्र को बचपन से ही स्वाभाविक प्रेम था। उन्हें बहुत जल्दी पाठ याद हो जाता था और वे साथियों के साथ खेलने में मतवाले हो जाते। जलपान का पैसा जमा करके कंचा, बैट बॉल आदि खरीदते। क्रिकेट के खेल में वे दक्ष थे। परीक्षा निकट आने पर वे थोड़े ही दिनों की पढ़ाई में पास हो जाते। सभी खेलों में वे अगुआ थे। कभी कभी विद्यालय का कक्ष ही खेल का मैदान बन जाता। बच्चों में झगड़ा हो जाने पर वे ही मध्यस्थता करते। दो दलों में मारपीट हो जाती तो बीच में पड़कर वे ही दोनों दलों को अलग कर देते। ऐसा करते वक्त उन्हें भी एक दो घूंसे पड़ जाते, पर वे खुद भी मुक्केबाजी में प्रशिक्षित थे, इसलिए अपना बचाव कर लेते थे। स्वयं वे मारपीट बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बहुत जल्दी पाठ याद करके वे क्लास में ही दोस्तों से गप्पे लड़ाने लगते थे। शिक्षक के क्लास में आकर पढ़ाना शुरू कर देने के बाद भी वे कहानी सुनाने में ही मशगूल रहते। रामायण, महाभारत के कोई मजेदार प्रसंग छेड़ देते और बाकी दोस्त पाठ भूलकर उन्हें ही सुनते रहते। एक बार फुसफुसाहट से चिढ़कर एक शिक्षक छात्रों से पाठ पूछने लगे। कोई जवाब नहीं दे पाया, सभी चुप रहे, परंतु नरेंद्र का मन दो तरफा था। कहानी सुनाते सुनाते भी वे शिक्षक की बात सुन लेते थे। इसीलिए शिक्षक ने जब नरेंद्र से पाठ पूछा तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया। शिक्षक ने पूछा, कौन बता रहा था? सबने नरेंद्र की ओर उंगली उठाई, पर शिक्षक ने विश्वास नहीं किया और नरेंद्र को छोड़ सबको बेंच पर खड़ा कर दिया। नरेंद्र भी खड़ा हो गया। बेटा, तुम्हें खड़ा होना नहीं पड़ेगा, बैठ जाओ। नहीं, मुझे भी खड़ा होना होगा, क्योंकि मैं ही तो बात कर रहा था। एक रास्ता उन्हें भाती नहीं थी। बालक नरेंद्र पढ़ाई के साथ साथ नित नए खेल या मनोरंजन का साधन ढूंढते रहते। उन्होंने एक नाटक दल का गठन किया और वे पूजा घर के सामने के बरामदे में घर में नाटक खेला करते। पर एक चाचा ने आपत्ति की तो उन्होंने आंगन के एक किनारे व्यायाम का अखाड़ा बना लिया। मित्रों के साथ वहां वे नियमित व्यायाम करते। एक दिन एक चचेरे भाई का व्यायाम करते समय गिरकर हाथ टूट गया। चाचा ने नाराज होकर व्यायाम का सारा सामान तोड़ दिया। दुखी होकर नरेंद्र ने पड़ोस के नवगोपाल बाबू के जिम्नास्टिक के अखाड़े में नाम लिखाया। वहां उन्होंने लाठी भांजने, तलवार चलाने, नाव खेने, तैरने, कुश्ती तथा अन्य व्यायामों में दक्षता प्राप्त की। एक बार मुक्केबाजी में प्रथम पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक चांदी की तितली मिली थी। लाठी भांजने में बालक नरेंद्र को बड़ा मजा आता था। अखाड़े में और अखाड़े के बाहर कुछ मुस्लिम उस्तादों से उन्होंने इस विद्या में महारत हासिल की थी। जब उनकी उम्र महज 10 साल की थी, स्कूल में खेल प्रतियोगिता चल रही थी। नरेंद्र ने लाठी भांजने वालों को ललकार कर कहा, मेरे साथ कोई खेलने को तैयार है? कोई भी चलेगा। सबसे बलवान और अधिक उम्र का एक खिलाड़ी आगे आकर बोला, तू ललकार रहा है? तेरी उम्र ही क्या है? अरे उम्र से क्या होता है, साहस हो तो आगे आओ। अरे सुनो, इस बच्चे की बात तो सुनो। ला रे, एक लाठी तो दे, मैं भी इसकी छुट्टी कर देता हूँ। नरेंद्र क्या पागल हो गया है? इस पहलवान से तू क्या लड़ेगा? हार जाएगा रे। पहले से ही हार मान लूं, देखूं तो आजमा कर। शाबाश नरेंद्र, क्या पैतरा कसा है। अरे देखो तो, ये छोटा सा लाडला अरे बराबरी से लड़ा जा रहा है, पर हार तो निश्चित है। नरेंद्र ने पैतरा बदलते बदलते अचानक कुशलता पूर्वक हा की आवाज करते हुए प्रतिद्वंदी पर एक ऐसा प्रचंड आघात किया कि उसकी लाठी 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर गई। हाँ, ये लो, संभालो। अरे वाह नरेंद्र, वाह, क्या मारा है। अच्छी शिक्षा पाई तूने नरेंद्र, तेरी शिक्षा सार्थक हुई।
वे अपने मोहल्ले के सबसे प्रिय पात्र थे। वे उन लोगों को मामा, छोटे चाचा, फूफा, मौसी, माँ, दादा, दादी, दीदी, भाई या बहन कहकर पुकारते थे। सबसे बुरे वक्त में वे ही सबसे पहले पहुंचकर उनकी मदद किया करते थे। उनके हास परिहास से बुजुर्ग भी बिना हंसे नहीं रह पाते थे। सभी के घरों में वे निसंकोच आते जाते थे। पिता ने उन्हें एक छोटा सा घोड़ा खरीद दिया था। घुड़सवारी में दक्ष हो जाने पर रोज शाम घोड़े पर चढ़कर घूमने जाना उनका शौक था। सभी दोस्त नरेंद्र को बहुत चाहते थे, प्यार करते थे। वे भी सभी से इतना घुल मिलकर बातें करते थे कि सभी बच्चे समझते थे कि नरेंद्र उसे ही सबसे ज्यादा चाहता है। एक बार एक पड़ोसी बुजुर्ग ने नरेंद्र से कहा, अरे नरेंद्र, हमेशा मैं तुम्हें घूमते घामते या खेलते ही देखती हूँ, कभी पढ़ता लिखता भी है तू? ताई जी, मैं दोनों ही काम करता हूँ। बात सही निकली। परीक्षा में नरेंद्र ने सभी प्रश्नों का जवाब ठीक दिया। कविता, इतिहास, भूगोल, अंकगणित, भाषा सभी में अव्वल नंबर मिले। परीक्षक ने खुश होकर पूछा, नरेंद्र, सुना है तुम्हारे पिताजी आजकल लाहौर गए हैं, तो तुम्हारी देखभाल कौन करता है? जी हाँ, पिताजी लाहौर में हैं, पर माँ तो यही है और वो ही मुझे क्या करना होगा वो समझा देती हैं। और पढ़ाई तो मैं स्वयं करता हूँ। बहुत अच्छा बेटा, ऐसा ही करते रहना। भविष्य में तुम जरूर बहुत बड़े आदमी बनोगे। जागिछो गोमा অন্তরো জামিনী অন্তরে জাগিছো গো অন্তরো কোলে করে আছো মোরে কোলে করে আছো মোরে দিবস জামিনী অন্তর জামিনী অন্তরে জাগিছ গো অন্তর জামিনী অধম সুতের প্রতি কেন এত স্নেহ প্রীতি অধম সুতের প্রতি কেন। सन्यास के प्रति नरेंद्र को बचपन से ही अनुराग था। वे हमेशा सोचते रहते कि मौका मिलते ही वे सन्यासी बन जाएंगे। अक्सर ये बातें वे स्कूल के दोस्तों से कहते थे। तुम लोग देख लेना, बड़ा होकर मैं सन्यासी बनूंगा। क्यों? ये देखो ना, मेरे हाथ में सन्यासी बनने की रेखा मौजूद है। तुझे कैसे पता? ये कौन सी रेखा है? मुझे एक साधु ने कहा है। फिर कल्पना के सहारे वे कहते जाते, सन्यासीगण कैसे हिमालय जाकर तपस्या करते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी और उसमें गुफा के अंदर सन्यासी धुनी जलाकर ध्यान करते हैं। वो क्या खाते हैं नरेन? वो लोग तो फल फूल खाकर ही गुजारा करते हैं। पहाड़ों के जंगल में अनेक फलों के पेड़ हैं, वही तोड़ के खाते हैं। अगर मैं हिमालय में भी न जाऊं तो जंगल में झोपड़ी बना के रहूंगा और वही तपस्या करूंगा। तुझे डर नहीं लगेगा? जंगली जानवर आ जाए तो क्या करेगा? अरे जंगली जानवर कभी सन्यासियों पर हमला नहीं करते, और वैसे भी अगर तुम जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाओ तो वे भी तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप निकल जाएंगे। अच्छा? हाँ, तभी तो कौपीनधारी जटाजूट वाले सन्यासीगण
फल फूल खाकर भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं। কখনো আদর করি, কখনো সবলে ধরি, পিয়াও অমৃত শোনাও সুমধুর কাহিনী। কখনো আদর করি, কখনো সবলে ধরি, পিয়াও অমৃত শোনাও সুমধুর কাহিনী। নিরবধি অবিচারে কত ভালো বাসো মোরে, নিরবধি অবিচারে কত ভালো বাসো মোরে। উদ্ধারিছ বারে বারে পতিত ধারি, অন্তর জানি অন্তরে জাগিছ গো মা, অন্তর জানি। বুঝেছি এবার সার মায়ামার আমি মার, বুঝেছি এবার সার মায়ামার আমি মার। চলিব সুপথে সারা শুনি তব বাণী, করি মাতৃস্তন্যপান হব বীর বলবান, করি মাতৃস্তন্যপান হব বীর বলবান, आनंदे गाही। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके स्वभाव में एक परिवर्तन आया। वे पुस्तकों के अध्ययन, समाचार पत्रों के अध्ययन, सभा समितियों में उपस्थित रहने में रुचि दिखाते रहे। उनकी याददाश्त बहुत ही प्रखर थी, इसीलिए सभाओं से लौटकर साथियों को भाषण का सार तत्व कह देते थे और उन विषयों पर आलोचना भी करते थे। उनका सौंदर्य बोध भी अपूर्व और मौलिक था। एक दिन एक दोस्त को गाते सुनकर उन्होंने कहा था, सुर और ताल ही संगीत का एकमात्र रंग नहीं है। अगर कोई नकियाते स्वर में गाए तो क्या अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा। गीत के भाव को भीतर से फूट पड़ना चाहिए, शब्दों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और सुरताल तो ठीक होना ही है। जो संगीत श्रोता के मन में अनुरूप भाव जगा नहीं पाता, वो संगीत संगीत ही नहीं है। सन 1877 में जब नरेंद्र तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, उनके पिता विश्वनाथ काम के सिलसिले में उत्तरी और मध्य भारत में जाया करते थे। एक बार जब वे मध्य प्रदेश के रायपुर में थे तो कई महीनों के बाद उन्होंने अपने परिवार को रायपुर ही रहने के लिए बुला लिया। उन दिनों इलाहाबाद और जबलपुर होकर ट्रेन नागपुर तक जाती थी
नागपुर से रायपुर तक बैलगाड़ी में सफर करना पड़ता था। उसमें 15 दिनों से भी ज्यादा का समय लग जाता था। ये सफर नरेंद्र के जीवन का यादगार सफर रहा। उनके साथ माता भुवनेश्वरी, बहनें और 2 छोटे भाई थे। 1-2 नौकर भी साथ चल रहे थे। नरेंद्र बैलगाड़ी में बैठकर दोनों ओर के जंगल और पहाड़ों की शोभा देखकर मोहित हो गए। पहाड़ी इलाकों, गुफा में झरझर करते झरने। वहीं एक पहाड़ी गुफा में उन्होंने मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता देखा था। देखते देखते बालक नरेंद्र ध्यान मग्न हो गए। मधुमक्खियों का विशाल साम्राज्य, उनका संगठन, कार्यक्षमता और अनुशासन की बातें सोच सोचकर उन्होंने कई सीख ले ली थी। रायपुर में अच्छे विद्यालय नहीं थे, अतः नरेंद्र अपने पिता के पास ही पढ़ते थे। पिता उन्हें सिर्फ किताबी शिक्षा ही नहीं देते थे, पुत्र के बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न विषयों का विवेचन भी किया करते थे। दोनों में बहस छिड़ जाती और पिता पुत्र से हार मानने को भी तैयार रहते। वहाँ कई विद्वानों का आना जाना होता था, कई विषयों पर आलोचनाएं होती थी। बालक नरेंद्र हमेशा वहाँ बैठे ध्यान पूर्वक सबकी बातें सुना करते थे और मौका पाकर अपना विचार भी व्यक्त करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और वैचारिक क्षमता का परिचय पाकर बुजुर्ग चकित हो जाते और उसे बालक समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। एक दिन नरेंद्र ने ऐसी ही एक सभा में बंगला के विख्यात लेखकों के गद्य एवं कविताओं का उदाहरण देकर पिता के विद्वान दोस्तों को चकित कर दिया था। बालक नरेंद्र बहुत ही आत्मसम्मानी थे। छोटा समझकर कोई उनकी उपेक्षा करे, ये वे सहन नहीं कर पाते थे। एक बार उनके पिता के एक मित्र के उनकी अनावश्यक अवमानना करने पर नरेंद्र ने सोचा, जब मेरे पिता मुझे तुच्छ मानकर अवहेलना नहीं करते तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने उस सज्जन से विनम्रता पूर्वक कहा, आपकी भांति ऐसे अनेक लोग हैं जो सोचते हैं कि किसी की कम उम्र होने पर उसमें ज्ञान विचार नहीं होता, किंतु ये धारणा बिल्कुल गलत है। उस सज्जन ने देखा कि नरेंद्र आहत सर्प की भांति क्रुद्ध हो गए हैं और उनसे बात करने को भी तैयार नहीं, तो वे अपनी गलती मानने को विवश हो गए। रायपुर में रहते समय उन्हें परिवार का भरपूर साथ मिला। वे अक्सर पिता के साथ खाना पकाते थे और इस तरह पाक कला में निपुण हो गए। एक और विद्या उन्होंने रायपुर में सीखी थी, शतरंज खेलना। ये खेल उन्हें बहुत पसंद आया, बहुत ही ध्यान लगाकर खेलते थे। इस छोटे से बालक के द्वारा शतरंज की गहरी चालों को चलाते देख सभी अचंभित हो जाते थे। नरेंद्र ने कई दिग्गजों को हराया था। बालक नरेंद्रनाथ को कभी कभी इंद्रियातीत अनुभूतियां हुआ करती थीं। किसी वस्तु या व्यक्ति को पहली बार देखकर उन्हें लगता था कि उन्होंने पहले भी उन्हें देखा है, पर कुछ याद नहीं कर पाते थे। लोगों से विचार विमर्श करते वक्त उन्हें लगता था कि पहले भी तो ये बातें सुन चुके हैं, पर याद नहीं कर पाते थे कि कहां सुन चुके हैं। बाद में जब वे पुनर्जन्मवाद से परिचित हुए तो उन्हें लगा कि ये सब बातें शायद उनके पिछले जन्मों में घटी थीं, जिनकी आंशिक स्मृति इस जन्म में उन्हें रह रहकर याद आती। पर बाद में उन्होंने समझा कि ऐसा सोचना ठीक नहीं है। उनका बालक मन इन्हीं विषयों में उलझता रहता था। उनके पिता ने भी उन्हें समझा बुझाकर उन उलझनों से उनके मन को मुक्त किया था। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।